This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा बहुमवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी दिनांक 28 डिसेंबर 2021 चरक विमानस्थान अध्याय 5 स्रोत विमान शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 पिपासाञ्च अतिप्रवृद्धान् दृष्ट्वा उदकवाहिन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात् तो इसके बारे में काफी बहस हुई और उसके बाद में इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में भी काफी बहस कल हुई थी। तो जनरल इम्यूनिटी पर जोर देना बहुत जरूरी है और वो हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या स्वास्थ्य के नियम वगैरह के ऊपर निर्भर है और लोगों को नियम नहीं चाहिए, कैसे भी खाए कैसे भी जिए फिर भी हमारा स्वास्थ्य बना रहना चाहिए, इस प्रकार का उनका कहना है जो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक हम ये अच्छी तरीके से सीख नहीं लेते कि यही रास्ता है और इसी रास्ते से हमें जाना है तब तक काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। और दूसरी जो बात थी कि ये पानी कम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है किडनी फेलियर में, दूध ज्यादा जा सकता है, दूध पर पाबंदी नहीं है, ये एक अहम मुद्दा है। और इसका कारण दूध का पचन अन्नव स्रोतस में होता है, पानी का पचन उदकव स्रोतस में होता है। यहाँ संभवतः उदकव स्रोतस की दृष्टि ज्यादा इस प्रकार की है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पीने वाले लोग होते हैं और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि पानी कम से कम पियो इस प्रकार से। तो इसके जरिए ये नौबत आ जाती है कि किडनी फेलियर इस प्रकार का होने लगता है। और वैसे देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान जो यूरिनरी apparatus मानता है, किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर इस प्रकार से, उसी पर सभी जोर दिया जाता है, उसका फंक्शन अच्छा है नहीं है ये देखा जाता है। लेकिन दूसरा एक अहम मुद्दा इसमें ऐसा है कि जो रक्त वहां पे आता है वो ही अगर अच्छा ना हो तो आप कितना भी अच्छा फिल्टर लगाओ वो शुद्ध नहीं होने वाला। और तद विशुद्धं रुधिरं बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं अनुवर्तते, ये जो
सूत्र स्थान 24वें अध्याय में बताई गई है। उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती। और यस्य तो तस्याः नहीं क्या मेरा देशकालोकसात्म्यानां विद्यते संप्रकाशिता विधिना शोणितं जातं भवति शुद्धं भवति देहिना देशकालोकसात्म्यानां विधिर्य संप्रकाशितः। तो देशकाल और औकसात्म्य के आधार पर ये शुद्ध रक्त होता है, और रक्त ही अगर शुद्ध नहीं है तो हमारी शुरुआत किडनी फेलियर में दिनचर्या वगैरह से होती है। सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो वगैरह वगैरह, ये सभी बातें जो है ये महत्वपूर्ण है। और फिर उसको ठीक करेंगे तो किडनी फेलियर ही नहीं बाकी भी डिसीजेस भी ठीक हो जाएंगे। तो स्वस्थ वृत्ति के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य इस प्रकार का है। और इस प्रकार से अगर शुद्ध रक्त निर्माण होता रहेगा तो ही वही शुद्ध रक्त बल वर्ण सुखायुष की प्राप्ति करा देगा। यहाँ किडनी में जो आ रहा है या यकृत प्लीहा में जा रहा है या और कहीं जा रहा है जो रक्त जो है वो अंतिमतः अगर शुद्ध रक्त है तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अशुद्ध रक्त है तो उसका फिल्ट्रेशन भी अच्छा नहीं होगा और वो किडनी को भी खराब करता रहेगा। ये दूसरी बात इसमें है। तो ये जो बताते हैं रिनल स्कैन करके कि नहीं इतनी परसेंट की इतनी किडनी काम कर रही है वगैरह वगैरह, उसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि क्यों नहीं काम कर रही है। और जो खाना खा रहे हैं उसमें से अशुद्ध रक्त अगर सभी जगह पहुंच रहा है तो वो किडनी को खराब करता रहेगा। तो रक्त शुद्ध करना ये उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि उदकः स्रोतस एक हमारी अहम संकल्पना है आयुर्वेद की, जो एलोपैथी में है ही नहीं। और उसको भली भांति देखना है, प्रयोग में लाना है, तो ही हम इसके बारे में आगे बढ़ सकेंगे। अन्नवानां स्रोतसाम आमाशय मूलम वामंच पार्श्वम। ये भी थोड़ा अजीब है। ये वाम पार्श्व क्या है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है निश्चय कर लेना इस प्रकार से। तो आमाशय ये मूल है, ये तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आमाशय ये संज्ञा अनवर्थक तरीके से लेनी है या एक स्टमक इस अवयव को लेनी है। ज्यादातर सोचा जाता है कि स्टमक या अवयव लिया जाता है इससे। लेकिन अगर अर्थ उसका देखे तो आमस्य अन्नस्य आशय है आमाशय, जिसमें अन्न कच्चा है वो आमाशय इस प्रकार का रहेगा। अब ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय ये भी दो एक कंसेप्ट है कि ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। और फिर इसमें केवल स्टमक नहीं आता, डिओडिनम जेजुनम इलियम ये जो है ये भी इसमें समझ आते हैं, क्योंकि यहाँ सभी जगह है अन्न आमस्वरूप इस प्रकार का होता है। अब वस्तुस्थिति ऐसी है हमारे हिसाब में कि प्रथम अवस्थापक मधुर अवस्थापक इस प्रकार का है, दूसरा अवस्थापक अम्ल अवस्थापक इस प्रकार का है, तीसरा कटु है। पक्वाशयन्तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना परिपिण्डितपक्वस्य वायुस्यात् कटुभावतः, ये बताते हैं। तो पक्वाशय में प्राप्त होता है अन्न, तो पक्वाशय का मतलब ही जहां पक्व हुआ है वो इस प्रकार से। अब उंडुकस्थं विभजते मलं मलधराकला यकृत समन्तात् कोष्ठं च तथान्तराणि समाश्रिता। यकृत समन्तात् कोष्ठ और आंत्र में जो कला व्यापी इस प्रकार की है वो उंडुकस्थ मल का विभाजन इस प्रकार की करती है, ऐसा सूत्र है। अब बात ये है
कि उंडुक में मल का विभाजन हो जाता है। इसमें घन मल और द्रव मल ये दोनों अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। और फिर जो द्रव किट्ट है, द्रव मल है, उससे बस्ती का पूरण होता रहता है, मूत्र के निर्माण होता रहता है, और जो घन मल है वो पुरीश के स्वरूप में बाहर निकलता है। अब इससे पहले अग्नि के द्वारा सारकिट्ट विभाजन इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है, और जो उंडुक में आता है वो किट्ट भाग इस प्रकार का आता है, उसमें से मल को अलग करना, ये काम उंडुक इस प्रकार का करता है। तो सार पहले ही निर्माण इस प्रकार का हो गया। और अभी आधुनिक वैज्ञानिक मानती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके यहाँ एक बहुत सारा कैपिलरी नेटवर्क इस प्रकार का है, और फिर उसमें से जो पोषक अंश है वो कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू लिवर तक चले जाते हैं इस प्रकार से। अब हमारे हिसाब में देखा जाए तो जब तक अन्न आम स्वरूप इस प्रकार का है तब तक आमाशय संज्ञा उसको रहेगी। लघु अंत्र में जब ये सारकिट्ट विभाजन होकर किट्ट आगे उंडुक में चला जाएगा और उसका विभाजन उसमें से हो जाएगा, तो सार भाग से आहार रस बनना और उसका शोषण होना, और फिर उससे ऊपर रसनात्मक की क्रिया होकर रस में परिवर्तित होना, और रस जब यकृत प्लीहा न प्राप्य रागमुपैति, यकृत प्लीहा में आकर उसका रक्त वर्ण प्राप्त होना, ये हमारी संप्राप्ति इस प्रकार की है। अब इसमें हम डायरेक्ट पोर्टल सर्कुलेशन में नहीं जाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आहार रस बनता है और आगे रसवह स्रोतस आएगा, हृदय मूलम दशरथमन्या इस प्रकार से, और फिर यह आहार रस पर रस धात्वग्नि की क्रिया होकर रस धातु बनेगा। व्यानेन रस धातुनि विक्षेपोच्युत कर्मणा युक्त सर्वतो जस्रम देहे विक्षेप्यते सदा, इस सूत्र के आधार पर उसका परिभ्रमण पूरे शरीर में होगा। और वो जब यकृत प्लीहा में प्राप्त होता है तो उसको रक्त वर्ण प्राप्त हो जाता है, उसका रक्त में कन्वर्जन इस प्रकार का हो जाता है। तो रक्तव स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा इस प्रकार का है। तो सीधे ये लिवर या इसमें जो पोर्टल वेन के द्वारा जो सर्कुलेशन होता है उसमें हमारे हिसाब से पहले रस बनता है, वो हृदय द्वारा विक्षेपित होता है, वो यकृत प्लीहा में आता है, और फिर ये बात होती है। अभी एनाटॉमिकली तो ये सिद्ध नहीं होगा। एनाटॉमिकली जो जैसा मॉडर्न मेडिसिन ने बताया है वैसी स्थिति इस प्रकार की है। फिर भी हमारे हिसाब में डायरेक्टली रक्त नहीं बनता है, पहले रस बनता है, ये एक अहम भूमिका इसमें है। और नाभि के इर्द गिर्द वैसे भी काफी सिराएं हैं, और उनमें से ये आहार रस बाहर निकलता होगा शायद। कैपिलरी नेटवर्क की जो बात एलोपैथी करती है, जो लघुअंत्र के इर्द गिर्द इस प्रकार की है, फिर वहां से हृदय में जाता है, और हृदय से रस बनकर रस के हृदय के द्वारा विक्षेपित होकर यकृत में आता है, और फिर उसको लाल वर्ण इस प्रकार का प्राप्त होता है, ये हमारा शारीर कहता है। तो इन दोनों का मेलजोल कैसे करें, ये काफी अहम मुद्दा
इस प्रकार का है। और देखना पड़ेगा। लेकिन हम इसके बारे में जरूर सोचे। तो मैं कह रहा था कि आमाशय ये संज्ञा केवल स्टमक को है, ऐसा मैं नहीं मानता। जहां जहां आमावस्था में है तब तक ये इस प्रकार से ही कहना चाहिए। और पक्वाशय ये संज्ञा केवल लार्ज इंटेस्टाइन को होनी है ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। उससे पहले अन्न पक्व हुआ है, उसमें सारकिट्ट विभाजन हो गया है और सार का ग्रहण लघ्वंत्र से हो रहा है, और किट्ट जो है उसका विभाजन सीकम या उंडुक में होता है। और फिर पक्वाशय में मूत्र का संग्रहण हो जाता है, और जो घन शुष्क इस प्रकार का घन पुरीश रहता है उसका निष्कासन पक्वाशय द्वारा, रेक्टम द्वारा हो जाता है। तो ये अन्वर्थक संज्ञा इस प्रकार से अगर मानेंगे तो ये फिजियोलॉजिकल बेस पे ही इसका उत्तर निकालना है। और बोन मॅरोमध्ये रक्तकण बनतात असं का म्हणतात, मग रक्त पुन्हा हृदयात कसे जाते आयुर्वेदानुसार। तो इसमें ऐसा है ना कि स्थूलास्तिषु विशेषेण मज्जा अण्वस्तिषु रक्तम मेद उच्यते, यह हमारे हिसाब में भी लिखा गया है। और खास करके ल्यूकेमिया वगैरह जो मरीज है, या जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स, प्लास्टिक एनीमिया हो, ल्यूकेमिया हो या दूसरे किसी प्रकार इस प्रकार के हो, उन सभी में बोन मैरो का एक अहम रोल रहता है। और उसमें अण्वस्तिषु इस रक्तम मेद, और जो बृहत अस्थि है उसमें मज्जा इस प्रकार की बनती है। तो ये रक्त वहां पे कैसे आ गया, ये एक दूसरा अहम मुद्दा है कि ये अण्वस्तिषु विशेषण सरक्तम मेद इस प्रकार का जो बताया गया है। दूसरी जगह यकृत प्लिहानो प्राप्य रागम उपैति, ये बात बताई गई है। और आमाशयस्थम पित्तरंजकम पित्तम रसरंजना, ये भी बात बताई गई है। अब बात ये है कि आमाशय और ये यकृत प्लीहा, यहाँ मेल जोल कहाँ पे है, कैसे होगा। या जब अन्न आमाशय में प्रविष्ट होता है तो रंजक पित्त भी अपना कार्य शुरू कर देता है इस प्रकार से। लेकिन जब तक यकृत प्लीहा तक नहीं आएगा तब तक उसका रंजन कार्य पूरा नहीं होगा। ये दोनों इसमें काम करने वाले हैं, एक रंजक पित्त भी काम करता है और रक्त धात्वग्नि भी काम करता है। दोनों का मिलाप होने से यकृत प्लीहा में रक्त इस प्रकार का बनेगा। अगर रंजक पित्त आमाशय में नहीं है और उसमें मिला नहीं है अन्न में, तो ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। अब आगे चलते हुए रस, रस रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, और अस्थि में ये स्थूलास्थि में मज्जा और अण्वस्थि में रक्त में इस प्रकार की बात बताई गई है। तो सरक्त मेद की बात क्यों बताई गई, ये दूसरा मुद्दा है। एक आगे सूत्र ग्रहणी चिकित्सा में ऐसा भी आता है कि मेद अस्थि में प्रविष्ट हो जाता है और फिर उसको मज्जा कहते हैं। तो इसमें परिणमन होना आवश्यक नहीं है क्या? मेद का अस्थि में रूपांतर और अस्थि का मज्जा में रूपांतर, ये अगर बात अपेक्षित है तो मेद केवल अस्थि में घुस जाता है, उसको मज्जा कहते हैं।
ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का लगता है। और फिर भी जहां मज्जा, स्थूलास्थिषु मज्जा, ये प्रकार बताया गया है। और बोन मैरो एक्चुअली क्या है, और उसका ये सब रक्त का हिमोपोइसिस, ये जो बताते हैं, इससे संबंध है ऐसा मानते हैं। वैसे देखा जाए तो रक्त एक अहम धातु है। धातुना क्षय वृद्धि शमित निमित्ते, ये सूत्र आता है कि धातुओं की क्षय और वृद्धि ये दोनों रक्त के ऊपर निर्भर है। रसनिमित्तम ही स्थौल्यं कार्श्यं च, स्थौल्य कार्शय रसनिमित्त, दोनों सूत्र सुश्रुत के हैं। तब यह मुद्दा उठता है कि रक्त का इतना अहम रोल क्यों बताया गया है। मुझे लगता है कि जो 700 रक्त व सिरा इस प्रकार के बताए गए हैं, 175 शुद्ध रक्त को वहन करने वाली, और 175 वातजुष्ट, 175 पित्तजुष्ट और 175 कफजुष्ट, इस जुष्ट इस प्रकार के रक्त का वहन करती रहती है। और इसके जरिए दोष पूरे शरीर में फैल सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उनका प्रशम भी उसी प्रकार से हो सकता है, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। इसलिए रक्त धातु को ज्यादा महत्व दिया गया है। अब मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार बोन मैरो का जो रोल है, खास करके पांडु या ल्यूकेमिया वगैरह वगैरह इस प्रकार के रोग में, पांडु का संबंध ज्यादा हीमोग्लोबिन से है, यकृत प्लीहा से ज्यादा है, जो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताते हैं। और बोन मैरो में अगर परिवर्तन आता है तो उसको ट्रीट करना ज्यादा गंभीर होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। और मैं तो काफी मरीज ल्यूकेमियास के देख चुका हूँ, देखता रहता हूँ, ऐसा है। तो इन सभी में हम मज्जा का कैसे विचार करें, ये एक अहम मुद्दा है। शायद प्रतिलोम क्षय वगैरह की जो संप्राप्ति बताई गई है राजा एक्ष्मा के बारे में, कि शुक्र का क्षय, उसके बाद मज्जा का क्षय, फिर अस्थि का क्षय, इस प्रकार से प्रतिलोम संप्राप्ति होती रहती है। क्षीणे रेतस्य अनंतरः क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः, ये जो अतिव्यवायनो वा क्षीणे रेतस्य अनंतरः, ये जो सूत्र बताया गया है। एक रस से आरंभ करके धातु का क्षय शुक्र तक हो सकता है, और शुक्र से आरंभ करके रस तक धातुओं का क्षय इस प्रकार का हो सकता है। अब बोन मैरो का निर्माण ही अच्छा नहीं हुआ, मज्जा अच्छी तरीके से निर्माण नहीं हुई, ये भी बात हो सकती है। और शुक्र का क्षय होने से बोन मैरो पर असर पड़ गया, फिर मज्जा पर असर पड़ गया, फिर अस्थि पर असर पड़ गया, ये भी बात हो सकती है। तो अनुलोम और प्रतिलोम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा में परिवर्तन इस प्रकार से करने हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो बात बताई जाती है, अण्वस्थिषु विशेषेण सरक्तम में उच्यते, इस प्रकार के, फॉर मॉल किड हाउ टू थिंक, फो मॉल किड, ये समजा नाही मी। राजयक्ष्मा आणि उरक्षत असे दोन्ही पण विचार करता येईल ल्युकेमियासाठी असं वाटतं।
उरक्षता एक और अलग है, इसमें भी शुक्र क्षय का संबंध है। और उरम एक शब्द क्यों होता है? ये एक स्मॉल किड, स्मॉल किड के बारे में नहीं समझा मैं। उसमें रक्त की निर्मिति कैसी होती है, ऐसा कुछ है। तो इसमें से एक दूसरा मुद्दा उभर आता है कि विभिन्न अवयवों का और धातुओं का जो इस प्रकार का संबंध है, तो ये कैसे एस्टेब्लिश करें? और पहले आयुर्वेद सूत्रों के आधार पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, और फिर मॉडर्न मेडिसिन से अगर कुछ मिलता जुलता है तो ठीक है, नहीं मिलता जुलता है तो नहीं जुलता है, ऐसे ही करके करे। तो शायद अभी जो त्रिस्कंद कोश या प्राकृतिक कोश में शारीरादि भाव है, और हमारे त्रिस्कंद कोश में हर भाव से जुड़े शारीरादि भाव, लक्ष्य संबद्ध शारीरादि भाव, लक्षण संबद्ध, हेतु संबद्ध, कार्य संबद्ध, औषध संबद्ध, चिकित्सा संबद्ध, इस प्रकार के सभी कोशों में परिशिष्ट है शारीरादि भावों की। अब बात बनती है ऐसी कि इन शारीरादि भावों को देखकर उनका किससे किससे संबंध है, ये अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो शारीरादि भाव यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं हमारे हिसाब में, एनाटॉमी में तो वो क्लियर है ज्यादा, वो हमारे सामने आएंगे। अब प्रातिपदिक कोश के जरिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि एक ही डाटाबेस है, और फिर शारीरादि भाव का एक अलग फील्ड बनाया है, और उसके जरिए एक हम आउटपुट भी दे रहे हैं। दोष धातु मल के स्वरूप में क्या बिगड़ा है, इसका आउटपुट भी हम दे रहे हैं। एक तो रोग कौन सा हो सकता है, इसका भी आउटपुट दे रहे हैं। पूर्व रूपावस्था में व्याधि है तो भी दे रहे हैं, और दोष धातु मल में वैषम्य अगर है तो किस प्रकार का वैषम्य, ये भी दे रहे हैं। तो ये बड़ा व्यापक इस प्रकार का विचार रहेगा कि विभिन्न कार्य कारण लक्षण लक्ष्य औषध चिकित्सा से जुड़ा इस प्रकार का शारीरादि भाव, इसको भली भांति देख पाना और उसके आधार पर निदान या चिकित्सा के बारे में सोचना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। प्रतिलोम क्षयात बोन मॅरो विकृतीचा विचार करता येईल, जिथे आयर्न डिफिशियन्सी अॅनिमिया होऊ शकतो। ये तो धरते हीमोपोएसिस, ये जो बात बताई मैंने तो पढ़ा नहीं है, केवल जो रिपोर्ट्स देखे उसी के आधार पर बता रहा हूँ। और हीमोपोएटिक इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ल्यूकेमियाज में, या किडनी फेलियर में भी दिखाई देता है, ये भी एक अलग बात है। किडनी फेलियर में एनीमिया या पांडुत्व इस प्रकार का होता है और उसको ट्रीट करने के लिए हीमोपोएसिस की इंजेक्शंस देती है, यहाँ आयरन का नहीं दिया जाता इस प्रकार से। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन के बारे में सोचा जाता है और फिर B12 का एक अहम रोल इसमें भी है कि रक्त के निर्माण के बारे में इस प्रकार से। तो उसको कैसे समझेंगे, ये और इस प्रकार की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आगे बनता है सरक्तम मेद इस प्रकार से अस्थि अणुवस्तिषु इस प्रकार से, उस रक्त का एक अलग महत्व है आयन के अलावा। ये धातुओं में परिवर्तित होकर आ रहा है आगे, केवल जो पहले रक्त बना वही नहीं है, उसमें धातु में परिवर्तन होके वह आया है।
और जब वह शुक्र तक पहुंच जाता है, शुक्र का क्षय होने के कारण पिछले धातुओं का क्षय होता है। ये थोड़ा अजीब है, कार्य का क्षय होने पर कारण का क्षय होना वैसे पॉसिबल नहीं है। कारण का क्षय होने पर कार्य का क्षय होना स्वाभाविक है, लेकिन जो कि ये प्रतिलोम संप्राप्ति बताई गई है, प्रतिलोम क्षय बताया गया है, तो निस्संशय उसमें कुछ अर्थ इस प्रकार का है। और मुझे लगता है कि शुक्र की जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, पुनर्निर्माण, ये शुक्र का जो कार्य है, वो अगर शुक्र का क्षय हो जाता है, वो दुष्ट हो जाता है या ठीक तरीके से काम नहीं करता, और फिर धातुओं का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं होता और धातुओं का क्षय होने लगता है। लेकिन वो भी उसी परंपरा से क्षय बताते हैं कि शुक्र मज्जा अस्थि में इसी प्रकार से क्षय होता जाएगा, नीचे नीचे तक रसक तक आ जाएगा। और रसोप्य से नरकता है मांसाय कुतये वतु, ये भी बात बताई गई है कि रस से आरंभ करके रक्त भी नहीं बनता है तो मांस वगैरह तो कहाँ बनेगा। उपस्तब्ध से शत्रुता केवलम वर्तते क्षयी, केवल पुरीश के आधार पर वो टिका रहता है। वैसे देहोर्दता धारण ये पुरीश और अस्थि इन दोनों का कर्म है। प्राकृत स्थिति में तो अस्थि ही ज्यादा काम करता है इस प्रकार में, लेकिन राजा एक्ष्मा में जहाँ अस्थि बन ही नहीं रहा अच्छे तरीके से, वहाँ पुरीश के द्वारा ही वो होता है। और बलम तस्य ही विड्बलम, सर्वधातु क्षय तस्य बलम तस्य ही विड्बलम, ये जो बात बताते हैं कि धातुओं में क्षय है और केवल विड बल या पुरुष बल ही उसका बल इस प्रकार का होता है। तो वहां तो हमें सोचना है कि सारकट्य विभाजन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, सार बन ही नहीं रहा, किट्ट ही बन रहा है, उससे पुरुष बन रहा है। और वो अगर निकल जाए, अतिसार हो जाए, तो तत्काल दौर्बल्य आ जाता है राजा एक्ष्मा में। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर राजा एक्ष्मा की संप्राप्ति निश्चित करनी है कि किस प्रकार से हुई है। और साहसं वेग संवृतः स्नेहोजक शुक्र संशयः अन्नपान विधि त्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः, ये जो चार बात बताते हैं। तो साहस वाली संप्राप्ति उरक शब्द की तरफ ले जाती है। वेग संवरोध ये वात प्रकोप के द्वारा आगे काम करती है। और शुक्र ओज स्नेह संक्षय, ये जो बात बताई गई है, ये इनके क्षय होने के कारण धातुओं का क्षय इस प्रकार का होता है। और अन्नपान विधि त्याग, ये जो बात बताई गई है, ये पूरे शरीर का ही निर्माण होना, धातुओं का निर्माण होना बिगाड़ने वाला इस प्रकार का है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजा एक्ष्मा में कैसे डील करना है ये देखना पड़ेगा। अब राजा एक्ष्मा और टीबी अगर कंपेरेबल है, कि हमारे हिसाब में राजा एक्ष्मा है, उनके हिसाब में टीबी है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि वहां तो केवल ये बैक्टीरिया है, उसको मारना है तभी टीबी ठीक होगा, और एकटी देनी है। इतना ही सोचते हैं, ये बाकी कारण बिरण के बारे में कुछ सोचते नहीं। और हमारे हिसाब में कारण किस प्रकार के हैं, ये सोच के राजा एक्ष्मा की चिकित्सा होना जरूरी है, होनी जरूरी है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जब मरीज सामने आते हैं तो इन सभी के बारे में सोचकर आगे चलना है। अब लौह तत्व की कमी होने के कारण एनीमिया बहुत प्रचलन में है। 80% ऑफ इंडियन वुमेन हैव एनीमिया, दैट इज व्हाट द सर्वे सेज। और उसके लिए करना क्या है, तो आयरन टैबलेट देने हैं, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन सोचती है।
मार्शल कर्व जी से मेरी इसके बारे में बात हुई थी, तो मैंने कहा कि ये फिजूल है देना इस प्रकार से, लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करने के लिए कहो, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो उन्होंने मानी नहीं बात, बोले नहीं नहीं हम फार्मेसी के तरीके से जाएंगे। मैंने कहा फार्मेसी के तरीके से जाने में कोई मतलब नहीं है, ये मूल रूप से सुधार नहीं है। नेचुरल फॉर्म में लोहा मिलना है तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करो। तो राजेक्ष्मा पोस्ट कोविड कॉक्स केसेस राइजिंग, हाउ टू कोरिलेट आयुर्वेदिक वे। किसने भेजा है ये कौन है मुझे मालूम नहीं है। अभी इसमें ऐसा है कि पोस्ट कोविड काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, और कुछ डिसीज के वजह है, कुछ औषधियों के वजह से है, कुछ वैक्सीनेशंस की वजह से है। इन सब का एनालिसिस करके किसमें क्या करना है इसके बारे में सोचना है। ये उरक्षक जैसी संप्राप्ति अभी दिख रही है पोस्ट कोविड, रेमडेसिविर में प्रयोग किया गया है, और हायर एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह इस प्रकार की दी गई है। तो उरक्षत की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने वो कमल नालजक क्षार और लाक्षा चूर्ण इसका प्रयोग आरंभ किया, अबरक बसव सहस्रवटी का प्रयोग आरंभ किया, जिनमें इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस है। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स उसके मिले हैं। अब बात ये होती है कि ये औषधों के दुष्परिणामों से अगर हो रहा है तो हमें दूषी विषारी बिलवादी गुटिका वगैरह वगैरह इसका कुछ प्रयोग करना है, और केवल डिसीज का कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार से हो रहा है तो शायद राजयक्ष्मा उरक्षत के बारे में सोचना है। राजयक्ष्मा असा विचार केल्यास पुरुष हेच बल असल्याने अनुलोम किंवा विरेचन वापरू नये असे पण अर्थ निघेल, नहीं करना है। ग्रंथ में स्पष्ट निर्देश है। सर्वधातु क्षयार्थस्य बलम तस्य ही विट बलम, और उसमें विरेचन देना ही नहीं है, इस प्रकार से बताया गया है। इसमें नौबत आ जाती है, अगर आप राजयक्ष्मा में पित्त का प्राधान्य है ऐसा समझकर विरेचन दे देंगे और उसकी बलहानि हो जाए तो ये काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का हो जाएगा। तो बहुत ही सोच समझकर चिकित्सा करनी है। और दूसरी चीज ऐसी हुई है कि एकेटी का प्रचलन जैसे शुरू हो गया, और सभी एंटीबायोटिक्स के जरिए तात्कालिक उपशम मिलने लगा। टाइफाइड एक समय में मुदत लेता था, 7 दिन, 21 दिन, 42 दिन, इस प्रकार का ज्वर रहता था। जैसे ही क्लोरामफेनिकॉल आ गया तो 3-4 दिन में ज्वर खत्म होने लगा। अब सब लोग बहुत संतुष्ट हो गए, वाह वाह कैसी आधुनिक दवाइयां हैं और इतने जल्दी सब रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो दूसरी बात उसमें ऐसी हुई कि उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा, और कम मात्रा में कम दिनों के लिए पूरा कोर्स नहीं करना वगैरह वगैरह ये सभी बातें हुई। तो उसकी वो वैक्सीनेशंस टीबी के जंतुओं को मिल गई और वो ज्यादा स्ट्रांग बन गए इससे लड़ते हुए। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आया, अगला मेडिसिन टाइफाइड के लिए। उसने भी कुछ हद तक इसी प्रकार के कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, फिर भी वो भी चला गया। तो अभी स्थिति ऐसी है, अभी मुझे रिसेंट एंटीबायोटिक क्या है पता नहीं है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है इस प्रकार से।
लेकिन ये तरीका ही नहीं है, इम्यूनिटी को बढ़ाना यही तरीका है। मूल रूप से अग्नि की चिकित्सा करना यही तरीका इस प्रकार का है। इनको साइड ट्रैक करके केवल इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स देते रहना, ये वास्तव में शुद्ध चिकित्सा, अच्छी चिकित्सा नहीं है। लेकिन एलोपैथी मानती है नहीं नहीं, बस बाकी कुछ करना नहीं है, एक्टिविटी देनी है बस। लेकिन बात ये है कि इससे जो दुष्परिणाम होते रहते हैं, खास करके नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ये तो कॉमन है इस प्रकार से। और ये कभी कभी दुष्परिणाम इतने गहरे हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं कि उसको ट्रीट कैसे करें, ये दूसरा मुद्दा हो जाता है। हमारे पास शुरू में जो मरीज आते थे वो इसी प्रकार के थे कि जिनको ये सूट नहीं हो रही है, दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके कारण एकेटी बंद करने की नौबत आ गई है, इस प्रकार के मरीज आते थे। बाद में राजेक्ष्मा के लिए भी ट्रीटमेंट करने के लिए आते रहे, लेकिन जैसे मलेरिया का माहौल रहा उसी प्रकार का माहौल राजेक्ष्मा का भी रहा। जितने जल्द राजेक्ष्मा चिकित्सा से एकेटी के जरिए अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, इसमें हम सभी बातों को देखकर अगर भली भांति चिकित्सा कर पाएंगे तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा एक ड्रग दे दिया बस हो गया, इस प्रकार से नहीं बात होती है। तो ये मुश्किल हो जाता है। काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का हो जाता है। वमन राजा एक्ष्मा में रिकमेंडेड है बला अच्छा है तो ही, अगर बला अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, वमन विरेचन या कुछ भी नहीं देना है। उन्हें को कहा गया है कि अगर एकादश रूप राजा एक्ष्मा भी हो लेकिन बलमांस विहीन नहीं हो तो साध्य है, और त्रिरूप है लेकिन बलमांस क्षय है तो असाध्य है। तो बलमांस क्षय यही एक अहम मुद्दा राजा एक्ष्मा में है। अगर बल अच्छा है तो वमन जरूर दे सकते हैं, क्योंकि कफ प्रधान संप्राप्ति इस प्रकार से। तो उस कफ को अगर निकाल दिया जाए तो स्रोत शुद्धि होती है और फिर रस आगे आगे पहुंचने लगता है। नाना जोशी या प्रता जोशी के काफी मरीज इस प्रकार के हैं जिन्होंने राजा एक्ष्मा में वमन दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। ये अगर अनुलोम संप्राप्ति है तो इसमें जरूर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, उसमें संदेह नहीं है। बल देखकर ही करना है, बल हानि न हो इसके बारे में सजग इस प्रकार का रहना है। तो ये शरीर का जो निर्माण होता रहता है, जो दोष धातु मल बनते रहते हैं, वो किस तरीके से बनते रहते हैं ये केवल शारीर से नहीं पता चले। फणसलकर का यह कहना था कि विकृति से प्रकृति जानना ये भी एक अहम मुद्दा है। अतिसार के अंत में माधव निदान में जो श्लोक आता है, यस्योच्चारणं विना मूत्रं सम्यक् वायुश्च गच्छति, दीप्ताग्निर्लघु कोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः। तो पुरुष प्रवर्तन के बिना जिसका वायु और मूत्र निकलने लगता है, दीप्ताग्नि है, तो समझ लेना है कि ये प्राकृतिक वो उसका अतिसार ठीक हो गया है। अब इसमें से ये पता चलता है कि नॉर्मली मूत्र पुरुष और वायु ये अलग अलग निकलने चाहिए। जब पुरुष प्रवर्तन होगा तभी मूत्र और वायु का प्रवर्तन होना है ऐसा नहीं है, वो भी अलग तरीके से निकल सकते हैं। पुरुष तो 1 या 2 बार दिन में होना है, बाकी मूत्र तो होता रहता है और वायु का प्रवर्तन भी होता रहता है इस प्रकार से। तो ओरल कॅन्सर असणाऱ्या एक पेशंटमध्ये लंगमध्ये मेटास्टेसिस आहे आणि त्याचा कास कमी होत नाहीये. मी राजयक्ष्मा अधिकारातील लवंगाती तालिसादी एलादी वटी
वापरली आहे. ठीक है, क्या होता है देखो इस प्रकार से. इसमें एक रोग कौन सा है, उसके चिकित्सा के तत्व क्या है, ये ध्यान में रखकर वो तो करना ही है. और उसके बाद उसके साथ में लक्षण किस प्रकार के हैं, हर लक्षण की संप्राप्ति किस प्रकार से है, ये देख के उनकी चिकित्सा करते रहनी चाहिए. और लाक्षणिक उपशम को भी पाना है. ऐसा नहीं हो कि हम अच्छी तरीके से रोग की चिकित्सा करें, लक्षणों के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो पेशेंट की संतुष्टि नहीं होगी. वो समझेगा नहीं नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये तो मेरे सिम्टम्स वैसे ही है. तो हर लक्षण की अलग अलग संप्राप्ति इस प्रकार की है. और उस संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. औषध घेतल्यावर 1 तास कमी होतो खोकला, पुन्हा सुरू होतो. अजून काय करताय? अगर सामावस्था है तो पत्र पुट्टिली और निरामावस्था है तो पिंड स्वेद करो. तो इसमें स्थानिक चिकित्सा का भी एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा. और रसायन चिकित्सा वगैरह दूध पे रखना ये तो करना ही है. एकेटी ने फक्त बॅक्टेरिया मारतात असे असेल का? स्रोतशोधन व आमपाचन तीव्रतेने होत असावे म्हणून कफप्रधान यक्ष्मा रुग्णात चांगला परिणाम दिसतो आणि सुकुमार पित्तप्रधान देहात असहत्व दिसते. ये विचार ही अधूरा है. कि केवल एंटीबायोटिक दे देना ये चिकित्सा ही नहीं है वास्तव में, क्योंकि इसमें कारण का विचार अधूरा है. इन्फेक्शियस डिसीजेस में जंतुओं का एक अलग महत्व है, उसमें संदेह नहीं है. लेकिन सिर्फ जंतु ही कारण है ऐसा भी नहीं है. हमारी कम हुई प्रतिकार शक्ति ये भी एक अहम कारण है. और उसको देखे बगैर केवल जंतुओं का खात्मा करते रहेंगे तो शरीर का भी खात्मा होता रहेगा, क्योंकि सभी एंटीबायोटिक्स जीवन के खिलाफ है. अहिंसा प्राणवर्धनानाम यह हमारा सूत्र है. हिंसा करने से प्राणवर्धन कभी नहीं होगा. उल्टा प्राण का क्षय होगा, प्राण का नाश होगा. और यही सिलसिला कैंसर में भी चलता है. वास्तव में कैंसर सेल्स क्यों निर्माण हो रहे हैं ये देखकर उन कारणों को रोकना आवश्यक है. उनको कुछ भी नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे और जो नैसर्गिक खाना खाना है वगैरह ये कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ जो तैयार हुए कैंसर सेल्स है उनको मारते रहेंगे. तो नतीजा क्या निकलेगा? उनके साथ नॉर्मल सेल्स भी मरते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने से कैंसर बार बार होता रहता है. और फिर 6 बार 20 बार 30 बार 40 बार केमोथेरेपी ले ली है, इस प्रकार के मरीज आते रहते हैं. तो ये अधूरा विचार है. मेरे हिसाब में सबसे पहले अहम मुद्दा जो है वो हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण से विचार करना है. क्या क्या कारण हो सकते हैं ये देखना है. शरीर की स्थिति कैसी है ये देखना है. अग्नि कैसा है, शारीरिक बल कैसा है, मानसिक बल कैसा है. कल ही जो मरीज आई थी 40 वर्ष की और लियोमाया सार्कोमा सस्पेक्टेड है इस प्रकार से. पूरे शरीर में सभी लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है इस प्रकार से. और इतनी डिप्रेस थी कि अब क्या बचने को कोई चांसेस नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो ऐसी हालत में उसका मॉरल बूस्टअप करना ये बहुत जरूरी है. अगर लड़ने की हिम्मत ही नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा. तो ये आधे अधूरे विचारों पर मॉडर्न मेडिसिन चल रहा है और वो सोचते भी नहीं है आधा अधूरा है. तो समाज को जागरूक कराना हमारा कर्तव्य इस प्रकार का रहेगा.
कि देखो इसमें अधूरापन है, ये पूरा सत्य नहीं है। तो उसको भली भांति समझकर, पूरे सत्य को जानकर क्या क्या करना है ये डिसाइड करना है। मेरे कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। पहला जो होना है वो अग्निबल सुधारो, स्रोतस को सुधारो, और ये अगर होता है उससे भी काम हो जाता है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी इस सिलसिले में उनका जोर बढ़ गया है, जंतुओं का जोर बढ़ गया है, और शरीर की स्थिति अच्छी नहीं है, बल अच्छा नहीं है, तो शायद थोड़े ही एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करो, पूरा का पूरा नहीं करना है, कम स्ट्रेंथ वाले पहले प्रयोग करो इस प्रकार से, ताकि रोग का जो जोर है वो कम हो जाए और फिर हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते रहो। कैंसर में भी अगर बहुत बड़ा हुआ कैंसर है और उसके जरिए काफी मुश्किल इस प्रकार की है। तिने अर्धा लिटरचं दिलंच नाही आज. हे दोन्ही टाकून एक अर्धा लिटरचे 2 हवे होते ना, एक त्याला द्यायला लागेल ना. ठीक आहे. दूध एक तापवलेला आहे बरं का, हो हो अर्धा लिटर त्याच्यातच घाल मग तर ते तापव नाही तर तो उस अवस्था में कैंसर की मॉडर्न ट्रीटमेंट ये बाद में आनी चाहिए। पहले तो लाइफस्टाइल को सुधारना है, पहले तो खाने पीने के बारे में सुधारना है, शारीरिक बल सुधारना है, मानसिक बल सुधारना है, और फिर बहुत लिमिटेड मात्रा में अगर देनी है केमोथेरेपी तो देनी है, ओरल केमो देनी है, इंजेक्टेबल भी नहीं देनी है। और शरीर को सुधरने के लिए चांस देना चाहिए। शरीर अपने आप कोशिश करती रहती है इस प्रकार से। लेकिन इनका तो सभी फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है और फार्मेसी ड्रिवन साइंस है, तो इसको मानते ही नहीं है कि शरीर की अपनी एक प्रतिकार क्षमता होती है, उसको हम भली भांति संभाल के रखेंगे, उसको बढ़ावा देंगे तो रोग के ऊपर काबू आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा। और अहिंसा नहीं करनी है, मैं बताता हूं, जीने नहीं देना है, मारना नहीं है। तो उनको जिस तरीके से खाने पीने से बल मिल रहा है वो सब तोड़ दो, और फिर जिस तरीके से आहार विहार से कैंसर सेल्स को उत्तेजना नहीं मिलेगी वही करो, तो वो अपने आप इस प्रकार से उनको खाना नहीं मिला, इस प्रकार से कम होते जाएंगे, मरेंगे इस प्रकार से। और जो कैंसर के सेल के बारे में बताया जाता है कि उसकी प्रोग्राम सेल डेथ है वो होती नहीं है। एक नेचुरल मृत्यु हर सेल की होनी चाहिए, वो होती नहीं है, और इसलिए कैंसर बढ़ता रहता है इस प्रकार से। तो हम उसका खाना पीना कम कर देंगे, तोड़ देंगे, तो अनशन के जरिए वो क्षीण होता जाएगा और मर जाएगा। और फिर अगर जरूरत है तो ही कुछ हद तक के लिए ही या बहुत कम मात्रा में एंड केमोथेरेपी वगैरह का प्रयोग करना है। लेकिन ये होगा नहीं। एलोपैथी के सभी डॉक्टर्स तो तुले हुए हैं कि नहीं, हम तो हमारे तरीके से सभी करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। हम इसको लिए मानने के लिए ही तैयार नहीं है इस प्रकार से। तो ये मत परिवर्तन कैसे आएगा मुझे भी मालूम नहीं है। मैं अपनी तरीके से तो कोशिश कर रहा हूं बताने की, लेकिन समूचे दृष्टि से विचार करना ये बात ही नहीं रही।
सर्वांगीण दृष्टिकोण जो होना है, सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, ये बहुकारण योगजन्य भाव है, रोग जो है वो, तो सभी भावों को हम ध्यान में नहीं लेंगे तो कैसे होगा? तो ठीक है, इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि एंटीबायोटिक्स या इस प्रकार की केमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब जो ट्रीटमेंट है, ये आधे अधूरे सोच पर निर्भर ट्रीटमेंट है। और पहले हमें देखना है कि कारण क्या है, कारण को टाले, कारण को दूर करें। संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जनम, यही सूत्र जो हमारा है वही अहम सूत्र है। और निदान परिवर्जन होने से धातु वैषम्यम कम होता जाएगा। त्यागात विषम हेतूनां समानां चोपसेवनात् विषमाना अनुबंधन्ति जायन्ते धातवः समाः। तो अपने आप दुरुस्ती आ जाएगी। और फिर थोड़ी सपोर्ट के लिए हमारी दवाइयां दे दे, और उससे अगर काम नहीं हो रहा, उनका जोर बहुत ही ज्यादा है, तो ही बहुत कम मात्रा में एंटीबायोटिक्स या इस प्रकार के केमोथेरेपी का प्रयोग करें। ये सबसे अहम मुद्दा है। और इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जो अभी मैं कर रहा हूँ, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम। तो होलिस्टिक अप्रोच इस प्रकार का होगा और सब मिलकर इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। आपल्याला वेळ कमी आहे, पण एक मगाशी असं झालं की धातू क्षयात म्हणजे अनुलोम संप्राप्ती आणि प्रतिलोम संप्राप्ती इथपर्यंत झालं, पण जीन्सच्या संदर्भात कशी संप्राप्ती करायची? कशाच्या? जीन्सला जे चेंज होतात तिथे ती संप्राप्ती करायची कशी? जीन्स में जो चेंजेस होते हैं वो हमारे हिसाब में शुक्र तक पहुंच जाती है बात। और शुक्र में दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम। तो शुक्र दुष्ट हो जाए तो अपत्य और पत्नी इन दोनों को भी बाधा कर देता है। अब पत्नी को जो बाधा होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये जो बात बताई गई है एसटीडी, उसके जरिए होती है जो संसर्गजन्य है। अपत्यों में जो बाधा होती है वो शुक्र के जरिए होती है। हेरिडिटरी डिसीजेस होते रहते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते रहते हैं। और फिर उनको भली भांति ट्रीट करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। फिर भी हमें कोशिश करती रहनी चाहिए और मूल रूप से निज हेतु ही होगा, उसमें संदेह नहीं है, आगंतुक नहीं कहेंगे उसको। लेकिन ये माता पिता या उनसे भी फोर फादर वगैरह से चला आ रहा इस प्रकार का हेतु रहेगा। और कम से कम अगले पीढ़ी में वो न जाए, इसलिए पंचकर्म से शुद्धि करके कंसेप्शन रखने की कोशिश करें। और ऐसे 3-4 पीढ़ियां निकल जाने के बाद वो डिसीज नहीं रहेगा उस वंश में, इस प्रकार का होगा। पंचकर्म करके अगर कंसेप्शन होता है तो इसका परिणाम कम हो जाएगा शुक्र दृष्टि का, इस प्रकार से। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमारे सामने मरीज आते हैं तो किन किन बातों के बारे में कैसे कैसे विचार करें, और फिर भी एक सर्वांगीण दृष्टिकोण कैसे रहे और उसमें फोकस्ड अप्रोच कैसे रहे। सर्वांगीण दृष्टिकोण तो होना ही है, लेकिन दोष को ट्रीट करना है, रोग को ट्रीट करना है, ये तो फोकस्ड अप्रोच इस प्रकार का रहेगा। वो कैसे करें? तो जैसे मैं बता रहा हूं कि त्रिस्कंध का अप्रोच और पूरे ग्रंथ का अप्रोच, ये दोनों साथ में होने हैं, तभी ये बातें पॉसिबल इस प्रकार की होगी। ठीक है, रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतीयं निखिल जन कृपा
व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः